नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम रियलिज्म के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, रियलिस्ट थिंकर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको रियलिज्म के पार्ट 1 में रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझाया, लिबरलिज्म और रियलिज्म के बीच में डिफरेंसेस को बताया, साथ ही साथ हमने क्लासिफिकेशन देखा कि हम रियलिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो क्लासिकल थिंकर्स थे, जो शास्त्रीय चिंतक थे, और दूसरा नियो क्लासिक जो थिंकर्स हमारे हुआ करते थे, अर्थात नव शास्त्रीय चिंतक जो हुआ करते थे। तो हम आज क्लासिकल थिंकर्स को और एक ईएच कार जो एडवर्ड हालेट कार है, जो कि एक नियो क्लासिकल थिंकर हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये वीडियो तब भी समझ में आएगा जब आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखने आइएगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जाकर पार्ट 1 को जरूर देखें। आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जितने भी आपके थिंकर्स हैं जो राष्ट्रीय हित और शक्ति के माध्यम से इंटरनेशनल रिलेशन को हमें समझाने का प्रयास करते हैं, ऑल द थिंकर्स who emphasizes on the national interest and the power in order to explain the international relations are realist thinkers। जितने भी चिंतक अगर वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझाने के लिए राष्ट्रीय हित और शक्ति का सहारा लेते हैं तो वह यथार्थवादी चिंतक है। और इस लेक्चर में हम इन्हीं यथार्थवादी चिंतकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कौटिल्य, जैसे कि संजू जो कि चाइनीज थिंकर थे, जैसे कि थ्यूसिडिडस, मैकियावेली और थॉमस हॉब्स के बारे में। एक हम नियो क्लासिकल रियलिस्ट को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि होंगे ईएच कार, एडवर्ड हालेट कार, जैसा कि मैंने आपको बताया। और जो पार्ट 3 होगा इस वीडियो का, उसमें हम हैंस जे मॉर्गनथॉ का जो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म है उसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से एनालाइज कर पाइएगा कि जो अजम्पशंस, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको वीडियो 1 में बताया था, लेक्चर 1 में बताया था, वह सब इन्हीं थिंकर्स के आइडियाज से लिए गए हैं। इसका ये मतलब है कि रियलिज्म का कोई एक थिंकर नहीं है, या उसका कोई एक आपका प्रोपाउंडर नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आया और उसने रियलिज्म के बारे में सब कुछ बता दिया। जो रियलिस्ट थ्योरी आज हमारे पास है उसमें बहुत सारे थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन है। कौटिल्य से लेके हैंस जे मॉर्गनथॉ तक सभी ने अपना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है इन एक्सप्लेनिंग अस द थ्योरीज ऑफ रियलिज्म। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था, और इसको अच्छे से समझने के लिए आप पार्ट 1 को जरूर देख कर आए। आप यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी मैं थिंकिंग बताऊंगा सारे थिंकर्स के, वो सब बेसिक अजम्पशन से मैच करेंगे, मतलब इन्हीं से बेसिक अजम्पशंस लिए गए हैं। कुल मिलाकर इनको पढ़ के एक साथ बेसिक अजम्पशंस को जो है वह कंपाइल कर दिया गया है। मेरा बोलने का मतलब यही है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं यही समझाना चाहता था। उसके बाद हम कौटिल्य के बारे में देखेंगे। कौटिल्य को तो हिंदुस्तान में सभी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने भी नेशनल इंटरेस्ट और पावर पर ज्यादा जोर दिया था। इनके लिए भी सिक्योरिटी और जो सर्वाइवल है स्टेट का वह सबसे महत्वपूर्ण है, और ये पावर को रिटेन करने का हमें तरीका भी बताते हैं कि हम किस तरह से हम शक्तियों को रिटेन कर सकते हैं, उनको सस्टेन कर सकते हैं। इनका मानना है कि जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है। तो शक्ति के 3 स्रोत हैं अकॉर्डिंग टू द चाणक्य। दैट इज नॉलेज, ज्ञान शक्ति का स्रोत होता है। जो अगर ज्ञान अगर राजा के पास होगा तो वह पहले ही चीजों को भांप लेगा कि आगे क्या होने वाला है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। मिलिट्री स्ट्रेंथ, जो मिलिट्री स्ट्रेंथ होगा वह भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वेलोर अर्थात वीरता, ये जो 3 चीजें हैं इससे पावर डिराइव होता है। अब इस पावर को रिटेन और इसको एक्सपैंड करने का क्या टेक्निक है, तो चाणक्य हमें 3 टेक्निक्स बताते हैं जिससे हम पावर को रिटेन कर सकते हैं
और हम उसे एक्सपैंड भी कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोपोगेंडा, अर्थात प्रचार प्रसार के माध्यम से आप दुनिया को ये दिखाओ कि हम कितने मजबूत हैं, ताकि जो आपके अपोनेंट्स हैं वह जल्दी आपसे वार करने की कोशिश ना करें, आपसे युद्ध में इंडल्ज ना हो, जिससे आपको क्षति ना पहुंचे। इस तरह से आप अपने पावर को रिटेन और सस्टेन कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप आगे अपने पावर को एक्सपैंड करने में दिमाग भी लगा पाएंगे। दूसरा है एस्पियोनेज, अर्थात जासूसी। हम जासूसी करवा सकते हैं अपने ओपोनेंट कंट्रीज में, हम उसके वीकनेसेस को जान सकते हैं, और इस तरह से हम अपने पावर को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य में अगर युद्ध होता है तो हम उसे हरा भी सकते हैं। और तीसरा एसिसिनेशन, अर्थात हम मतलब सुपारी देकर मरवा सकते हैं जो हमारा ओपोनेंट किंग है, अगर वह हमारे नेशनल इंटरेस्ट और पावर के लिए खतरा बनता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी और सर्वाइवल है, जो कि सबसे हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, तो इसके लिए, इसको रिटेन करने के लिए, इसको एक्सपैंड करने के लिए जो चाणक्य भी हैं वह भी मोरालिटी की ओर इंक्लाइंड नहीं है। इनका भी मानना है दैट मोरालिटी डू नॉट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यहाँ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अगर आप कभी नेट का एग्जाम दीजिएगा तो, कि मॉर्गन थाउ को कौटिल्य का रियलिस्ट डिसेंडेंट बताया गया है, कि कौटिल्य के वंशज है मॉर्गन थाउ, ऐसा बताया गया है। दो थिंकर्स इस बात को कहते हैं, वह है कोलंबियस एंड उल्फ। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में। उसके बाद है संजू, जो कि एक चाइनीज थिंकर होते हैं। यह भी अपने रूलर को एडवाइस करते हैं कि वह किस तरह से सरवाइव कर पाएगा एक ऐसे एरा में जहां वार जो है, जो युद्ध है, वह एक सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंट बन गया है पावर का, कि अगर आपको पावर एक्वायर करना है तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब शक्ति को एक्वायर करने के लिए युद्ध करना क्यों जरूरी है? शक्ति को एक्वायर करने का दो मतलब होता है, या तो आप सामने वाले को कमजोर कर दें, तो इसका मतलब आप ज्यादा पावरफुल हो गए, आपने शक्ति को एक्वायर कर लिया, या तो फिर आप सामने वाले के रिसोर्सेस जो हैं, जो उसके रिसोर्सेस हैं उसको आप एक्वायर कर लें, तो आपके पास अधिक शक्ति हो जाएगी। और ये दोनों जो चीजें हैं ये वार के माध्यम से ही की जा सकती है। इसीलिए चाइनीज थिंकर जो संजू हैं यह इस बात पे जोर देते हैं। ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर पे आते हैं, जो कि एंशिएंट थिंकर थे हमारे, थ्यूसिडिडस। 471 बीसी से लेकर 400 बीसी तक। देखिए, जो थ्यूसिडिडस थे ये एथेंस के रहने वाले थे। ये एथेंस के आर्मी में जनरल भी थे, और आपको पता होगा कि एथेंस और उस समय जो एक और ग्रीक सिटी स्टेट हुआ करता था स्पार्टा, उनके बीच में युद्ध हुआ था। वह युद्ध 431 बीसी में शुरू हुआ था और वह युद्ध 404 बीसी तक चला था। इस युद्ध को हम पेलोपोनेशियन वार के नाम से जानते हैं, और इस युद्ध को एथेंस की तरफ से हमारे थ्यूसिडिडस ने भी लड़ा था। जो थ्यूसिडिडस थे तो ये एक एंशिएंट हिस्टोरियन है, फिलोसफर है और जनरल थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेनापति थे एथेंस के आर्मी के। और साथ ही साथ इन्होंने एक बुक लिखा, ये है पेलोपोनेशियन वार, बुक का नाम है, जो युद्ध हुआ था उसी पर इन्होंने एक बुक लिखा। उस बुक में ये कुछ अलग तरीके से इस हिस्टोरिकल इवेंट को एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। उस समय जो इनके कंटेम्पररी हिस्टोरियंस थे, जैसे में हीरोडोटस, ये हिस्ट्री को एनालाइज नहीं करते थे, ये बस हिस्ट्री को, पास्ट को, इवेंट को बस डिस्क्राइब कर देते थे कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, इसने इसको मारा था, ये जीता, वो हारा, बस खत्म हो गया हमारा जो डिस्क्रिप्शन है। लेकिन थ्यूसिडिडस का एम था कि हम किस तरह से जो फंडामेंटल लॉज हैं, जो बेसिक लॉज हैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को, उसको समझें, एनालाइज करें। अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो वह जो इवेंट्स हुए थे उनके कारण को समझना चाहते थे, और वह इवेंट था वार, पेलोपोनेशियन वार।
और इस पेलोपोनेशियन वार के ओरिजिन के कारण को समझना ही ये जो थ्यूसिडिडस थे इनका सबसे इंपॉर्टेंट मकसद था। अब ये वार किसके किसके बीच में होता है? तो ये वार होता है एथेंस के बीच में। एथेंस उस समय का नेवल पावर हुआ करता था। इसने नेवल यूनियन बनाया अपने साथ, जो छोटे छोटे जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थे। इस टाइम में लगभग 1500 छोटे छोटे ग्रीक सिटी स्टेट्स, जिसको हम पोलिस के नाम से जानते थे, ये ग्रीस पेनिनसुला में थे। तो नेवल यूनियन जो कि एथेंस है, और दूसरी तरफ लैंड यूनियन जो कि जिसको स्पार्टा लीड कर रहा था। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब युद्ध क्यों होता है? तो युद्ध तब क्यों होता है क्योंकि वहां बाइपोलर ऑर्डर हो जाता है। बाइपोलर ऑर्डर हो जाता है, और जहां बाइपोलर ऑर्डर होगा वहां कन्फ्लिक्ट होगा, और कन्फ्लिक्ट होगा तो फिर युद्ध होगा। आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं कोल्ड वार के सिचुएशन से। एक तरफ यूएसए और उसके अलाइज, और एक तरफ यूएसएसआर और उसके अलाइज। बस यही सेम सिचुएशन उस समय ग्रीस में हुआ करता था। जो ग्रीस पेनिनसुला था उसमें हुआ करता था। अब ये जो बाइपोलर ऑर्डर है इसके कारण तो युद्ध हुआ, पर बाइपोलर ऑर्डर का क्या कारण था? अर्थात जो बाइपोलर ऑर्डर का कारण होगा वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होगा फॉर द वार। क्योंकि बाइपोलर ऑर्डर किसी चीज से तो हुआ होगा, कंपेयर जो है दोनों के बीच में कुछ कंपटीशन हुआ होगा, दोनों एक आगे बढ़ना चाहते होंगे तो बाइपोलर ऑर्डर क्रिएट हुआ होगा। तो बाइपोलर ऑर्डर से तो युद्ध हुआ, पर बाइपोलर ऑर्डर का क्या कारण था, ये थ्यूसिडिडस जानने का प्रयास करते हैं। और ये बताते हैं अपने एक थ्योरी के माध्यम से, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्यूसिडिडस ट्रैप, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो यहां सबसे पहले कॉन्सिक्वेंस जान लेते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस यही हुआ कि एथेंस हार गया और स्पार्टा जीत जाता है, और फिर से यूनिपोलर ऑर्डर हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस है, जो अल्टीमेट परिणाम हुआ, वह यह हुआ कि जो दोनों पार्टीज थी, जो आपके नेवल यूनियन की जो पार्टीज थी, जो जिसको एथेंस लीड कर रहा था, और जो आपके लैंड यूनियन की पार्टीज थी जिसे आपका स्पार्टा लीड कर रहा था, दोनों कमजोर हो गए। और जब दोनों कमजोर हुए तो इसका फायदा तीसरे ने उठाया, और मैकेडोनियंस उन पर हमला कर दिए, और मैकेडोनियंस कब्जा कर लिए दोनों स्टेट्स में पर कुछ ही समय के बाद। जिसका आपका भविष्य में किंग बनेगा 327 बीसी के आसपास में। ये टाइम हो जाएगा अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जो मैसेडोनिया का प्रिंस होता है। तो जो मैसेडोनिया है वह दोनों पे कब्जा कर लेता है। तो यहां थ्यूसिडिडस हमें बताते हैं कि युद्ध का अल्टीमेट परिणाम यही होता है कि जो दोनों पार्टीज युद्ध लड़ती हैं दोनों कमजोर हो जाती है, और थर्ड पार्टी इसका फायदा उठा लेती है। और ये हम बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां दो देशों में लड़ाई होती है और तीसरा देश जो है वह उसका बेनिफिट ले लेता है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ द वार। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द वार, वार क्यों हुआ? बाइपोलर ऑर्डर के कारण। लेकिन बाइपोलर ऑर्डर क्यों हुआ, ये सबसे मेन रीजन है फॉर द वार। और इसे थ्यूसिडिडस ट्रैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, और वह कहते हैं दैट फियर इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ वार। जो डर है वह आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका कारण है युद्ध होने का। ये कैसे? तो थ्यूसिडिडस का भी मानना है कि सिक्योरिटी और सर्वाइवल जो है वह कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी स्टेट के लिए। ग्रीक सिटी स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट था। अब एक तरफ एथेंस अपना पावर इंक्रीज कर रहा था, एथेंस सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। अब जब एथेंस को सबसे शक्तिशाली होता हुआ देख रहा था स्पार्टा, तो स्पार्टा के मन में डर आ गया, फियर फियर आ गया इसके मन में, कि हो सकता है कि जो ये एथेंस है फ्यूचर में हम पे हमला कर दे, हमें हरा ले, हम पे कब्जा कर ले। ये डर है उसके मन में। अब क्या होता, हमला करता नहीं करता वो अलग बात है, पर डर तो हो ही जाता है दिमाग में। अगर कोई आपके सामने बंदूक लेकर खड़ा होगा तो आपके मन में तो डर आएगा ही। वो आपको शूट करे ना करे वो तो अलग बात है, पर डर तो आएगा, वही कारण है। तो बी भी जो है, जो स्पार्टा है,
वह भी अपने पावर को इंक्रीज करने लगता है। वह भी सोचता है कि अगर वह सामने से बंदूक लेकर खड़ा है, अगर बंदूक दिखा रहा है तो मैं भी बंदूक दिखाऊं इसे। इसी तरह जब ये भी बंदूक दिखाएगा तो इसके सामने वाली जो कंट्री है ये भी बंदूक दिखाएगी। इसी तरह इस डर के कारण सभी एक जाल में फंस जाएंगे, ट्रैप में फंस जाएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट होगा सबके बीच में। और जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो तनाव होगा, वह अंतिम में युद्ध का रूप ले लेगा। और युद्ध समाप्त होने पर ही यह तनाव खत्म होगा, और फिर भविष्य में यह तनाव दोबारा उत्पन्न हो सकता है अगर फिर से अगर डर की स्थिति होगी तो इस तरह से वार के कॉज को समझाने का प्रयास करते हैं थ्यूसिडिडस। मैंने जो आपको बताया था आपके अपने पहले लेक्चर में, सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन स्टेट्स, ये सब जो अजम्पशंस थे कहां से आए? इनके थिंकिंग से आए, कौटिल्य के थिंकिंग से, थ्यूसिडिडस के थिंकिंग से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम अगले थिंकर की ओर चलते हैं। हमारे अगले थिंकर है निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली इटली के रहने वाले थे, और यह अपने राजा, अपने प्रिंस को एडवाइस करते हैं कि वह किस तरह अपने पावर को, अपने शक्तियों को रिटेन करेगा, सस्टेन करेगा। इसको आप थ्यूसिडिडस से या कौटिल्य से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कौटिल्य को कह दिया जाता है दैट कौटिल्य इज द मैकियावेली ऑफ ईस्ट, क्योंकि कौटिल्य और मैकियावेली के जो आइडियाज हैं वह मिलते जुलते हैं, और कहीं कहीं मैकियावेली के आइडियाज थ्यूसिडिडस से भी मिलते हैं। तो यहां पे मैकियावेली का मानना है कि दो देशों के बीच में तनाव तब नहीं होता जब उनके हित अलग अलग हैं, बल्कि तनाव तब होता है जब उनके हित एक हैं। इसका मतलब समझिए। देखिए, लिबरलिस्ट क्या कहते हैं कि देशों के बीच में तनाव नहीं होगा। तनाव क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि उनके हित एक हैं। लेकिन यहां मैकियावेली कहते हैं कि भाई, तनाव दो देशों के बीच में तभी होता है जब उनके हित एक होते हैं। जब हित अलग अलग होंगे तो तनाव की स्थिति होगी ही नहीं। इस चीज को आखिर कैसे समझे? तो मान लीजिए एक कंट्री है ए, एक कंट्री है बी। ए कंट्री किसी सी रीजन पे, एक लैंड का टुकड़ा समझ लीजिए, उस पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, अपनी सोवेरेनिटी को स्थापित करना चाहता है। बी जो कंट्री है वह एक डी रीजन पे अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है। अभी इन दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट हैं, तो क्या दोनों के बीच में युद्ध होगा? अरे इसको सी चाहिए, इसको डी चाहिए, तो ए सी को ले लेगा, बी डी को ले लेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट थोड़ा सा सिचुएशन को बदल दीजिए। ए को भी सी चाहिए और बी भी सी पर प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। इसका यह मतलब है कि तनाव तब उत्पन्न होता है जब देशों के हित एक होते हैं। ठीक है, अपोजिट टू द लिबरलिस्ट। हम आगे क्रिटिसाइज करेंगे लिबरलिस्ट को कि किस प्रकार से जो लिबरलिस्ट हैं वह जोश जोश में आकर ये सब जो थ्योरी है विदाउट रेशनैलिटी उन्होंने प्रोपोगेट कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि दोबारा वर्ल्ड वार, ये सब अभी डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, ईएच कार वाले में देखते हैं। चलिए आगे यहां देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो जैसे थ्यूसिडिडस बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी और सर्वाइवल है, कौटिल्य भी कहते हैं, तो उसी तरह मैकियावेली का भी मानना है कि किसी एक राज्य के लिए सबसे, उसका जो सुप्रीम, जो सबसे हाईएस्ट गोल है, सबसे हाईएस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, दैट इज इट्स सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। और ये भी थ्योरी यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है मैकियावेली वाली कि किस तरह से एक कंट्री सिक्योर रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, इंटरनेशनली एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए जैक्सन और सोरेनसन का कहना है कि ये भी बेसिकली एक थ्योरी ऑफ सर्वाइवल है। इस थ्योरी के माध्यम से अब किस तरह से सिक्योरिटी और सर्वाइवल को मेंटेन करना है, इसके लिए वह अपने किंग को, अपने प्रिंस को या अपने मोनार्क को, कुल मिला के अपने राजा को टिप्स देते हैं। और ये टिप्स वह कैसे देते हैं, ये सब बातें ये अपने एक क्लासिक बुक में लिखते हैं जिसको हम द प्रिंस के नाम से जानते हैं। यह इन्होंने
1513 में लिखा था, पर इसको पब्लिश किया गया 1532 में पहली बार, क्योंकि जो रोमन चर्च था वह इस बुक के खिलाफ था, क्योंकि इसमें मोरालिटी को कोई स्थान नहीं था। पूरी तरह से मैकियावेली ने मोरालिटी को नकार दिया था, और इसीलिए रोमन चर्च का मानना था दैट दिस बुक, दिस पीस ऑफ राइटिंग is against the basic ideas of Christianity, against morality. Thus, they were not supporting this book. Therefore, though it was written in 1513, but it was published for the first time only in 1532. आगे बताते हैं मैकियावेली कि जो वार है, जो युद्ध है, वह सबसे आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए प्रिंस के लिए। प्रिंस को युद्ध पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो युद्ध है दैट इज द नॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट। जो युद्ध की स्थिति है वह नॉर्मल है, वह सामान्य बात है, वह सामान्य बात है दोनों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में। पीस सामान्य नहीं है, पीस इज नॉट नॉर्मल, पीस इज रेयर, बट वार इज नॉर्मल। व्हाई वार इज नॉर्मल? बिकॉज all the time the states are competing with each other। सभी आप टाइम पीरियड में देखेंगे तो जो राज्य हैं, जो राष्ट्र राज्य हैं, आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करते रहते हैं, और प्रतिद्वंदिता से हमेशा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट के कारण युद्ध होता है। तो ये प्रतिद्वंदिता नॉर्मल सिचुएशन में चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल है, युद्ध भी नॉर्मल है इसीलिए। लेकिन जो पीस की स्थिति है बहुत ही रेयर है, और अगर कोई दो कंट्रीज पीस कंक्लूड कर रही है तो इसका यह मतलब है कि वह आगे किसी वार की तैयारी में लग गई। अगर दो कंट्री आज युद्ध की और आज उन्होंने पीस कंक्लूड किया, तो ये पीस जो है दिस इज नॉट परमानेंट, पीस इज टेम्पोररी, पीस इज जस्ट द अलार्म दैट अनदर वार इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। और दोनों देश फिर से युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। हम बहुत ऐसे देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। जब नेपोलियन बोनापार्ट सबसे पहली बार युद्ध करता है, उसको फिर भगा दिया जाता है सेंट हेलिना आइलैंड, आई थिंक, हाँ नहीं सेंट, वो एल्बा में पहले उसको भेजा जाता है, दोबारा आता है 1815 में, फिर से युद्ध करता है बैटल ऑफ वाटरलू में, अल्टीमेटली हारता है। तो एक बार पीस हुआ तो दोबारा से सब युद्ध की तैयारी में जुट गए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। 1815 में फिर से नेपोलियन बोनापार्ट हारेगा, और फिर से वह सेंट हेलिना आइलैंड भेज दिया जाएगा, और वहां 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सबसे मेन ड्यूटी प्रिंस का क्या है? टू सस्टेन हिज पावर एंड द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। राजा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है अपने शक्ति को बचा के रखना, सस्टेन करना, और अपने जनता की भलाई करना। बस यही सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी है। और इस ड्यूटी को निभाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो राजा को रूथलेस बनना पड़ेगा टू सिक्योर द नेशनल इंटरेस्ट। उसको रूथलेस बनना पड़ेगा, उसको दया, काइंडनेस, सबको दूर हटाना पड़ेगा अपने आप से, क्रूअल बनना पड़ेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोरालिटी की कोई जगह नहीं है, ऐसा कहना है मैकियावेली का। क्योंकि एक्शन जो स्टेट्स लेते हैं, जो स्टेट बिहेव करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, वह एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करते हैं, और वह ऑर्डर हमेशा शक्ति को पाने के लिए, शक्ति संग्रह के लिए होता है। और जब वह शक्ति संग्रह करना चाहेंगे तो वह मोरालिटी को फॉलो करें, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब भी कोई कंट्री फॉरेन पॉलिसी बनाए, अब देखिए एक्शन ऑफ स्टेट, तो एक्शन ऑफ स्टेट को अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है? फॉरेन पॉलिसी। तो कहते हैं मैकियावेली कि फॉरेन पॉलिसी जो कंट्रीज बनाएंगे वह भी इस तरह के होने चाहिए जिससे वह पावर को एक्वायर कर सके। उसमें दो एलिमेंट्स होने चाहिए, पावर लाइक द लायन एंड डिसेप्शन लाइक द फॉक्स। ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए उस फॉरेन पॉलिसी में।
और जो लीडर है वो प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जब राजा पर आकर कोई हमला कर देगा तब उसे जाकर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। डिफेंसिव नहीं होना चाहिए राजा को तो ऑफेंसिव होना चाहिए। अगर राजा को ऐसा लगता है कि सामने वाला आक्रमण करने वाला है तो उससे पहले जाकर उस पर आक्रमण कर दीजिए। तो ये कहते हैं मैकियावेली कुल मिला के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनका जो कॉन्सेप्ट है वह समझ में आया होगा। और वीडियो 1 में तो मैंने इन्हीं सब चीज़ों को समराइज किया था और आपको बहुत अच्छे से बताया था पॉइंट्स के माध्यम से, बेसिक अजम्पशंस जो है रियलिज्म के। अब हम देखते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। तो थॉमस हॉब्स रियलिस्ट थिंकिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो, इन सबको सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कहा जाता है, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी और ये समझाने का कोशिश किया था कि किस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से जो राज्य है वह एग्जिस्टेंस में आया है। तो इसी को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, हमने एक चीज बताया था कि एनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये जो एनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम में, इसी के कारण युद्ध होता है। आप जाकर वीडियो 1 देख सकते हैं इसके लिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ये एनार्की का सिचुएशन जो हम डिस्कस करते हैं रियलिज्म में, वह किसने बताया, इस चीज को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वह थॉमस हॉब्स ने बताया अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी के माध्यम से। थॉमस हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं। यह एक टर्म है, स्टेट ऑफ नेचर, जहां फ्री फॉर ऑल की सिचुएशन है, जहां जिस इंसान को जो मन वह कर सकता है। स्टेट ऑफ नेचर में कोई भी स्टेट मौजूद नहीं होता, कोई भी राज्य नहीं है, कोई भी कानून नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो कि इंडिविजुअल्स को कंट्रोल कर सके। और ये सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में हर एक व्यक्ति दूसरे के साथ युद्ध में लगा हुआ है, क्योंकि अगर जहां भी इंटरेस्ट दोनों के टकराएंगे वह आपस में युद्ध कर लेंगे। और इंटरेस्ट टकराना है, इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है और ग्रीड मनुष्य का ज्यादा है। इन्होंने ये भी माना कि जो ह्यूमन नेचर है वह प्योरली बैड है, ह्यूमन ग्रीडी होता है, सेल्फिश होता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो लाइफ था दैट वाज सो शॉर्ट, नेस्टी एंड ब्रूटल, किसी को पता ही नहीं था कि हम कब तक जिएंगे। अभी कोई हमको मार दे या कल मार देगा या कोई हम पे हमला करता हुआ आ रहा होगा, किसी को कुछ पता नहीं था। फ्री फॉर ऑल की सिचुएशन थी। इसी को स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं थॉमस हॉब्स, प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। अब लोगों के दिमाग में विचार आया कि भैया ये जो सिचुएशन है ये तो काफी खतरनाक सिचुएशन है, हमें इसमें से निकलना होगा, इस सिचुएशन को एस्केप करना होगा। और इस सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में। मान लीजिए कि एक समाज रह रहा था यहाँ पे, दूसरा समाज यहाँ पे रह रहा था, तो सभी समाज के, एक समाज के सभी व्यक्तियों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक सामाजिक संविदा किया कि हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम अपने सारे राइट्स, अपने जितने भी अधिकार हैं, वह एक सोवरेन अथॉरिटी को उसको दे देंगे, एक सोवरेन सत्ता को दे देंगे, और उसी को हम कहते हैं स्टेट। और इस तरह से स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। स्टेट को थॉमस हॉब्स लेवाइथन कहते हैं। लेवाइथन अर्थात एक तरह से मॉन्स्टर, आप समझ सकते हैं कि वो बहुत बड़ा है, सोवरेन है, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी शक्तियां उसको दे दी है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके। अब इस तरह से स्टेट बना, यहाँ के लोगों ने भी बनाया, यहाँ के लोगों ने भी बनाया। तो अब ये तो स्टेट ऑफ नेचर से बच गए। अब आपस में इनको कंट्रोल करने वाला है। अगर एक दूसरे पर हमला करता है तो ये जो लेवाइथन है, ये जो सोवरेन स्टेट है, ये जो सुप्रीम पावर है, ये जो एब्सोल्यूट सोवरेन अथॉरिटी है, ये दोनों को कंट्रोल करेगा, वायलेंस को रोकेगा समाज में, एक राज्य के अंदर। लेकिन इस तरह के बहुत सारे स्टेट्स बने, जहां जहां समाज थे सबने राज्य बनाए।
अब ये जो स्टेट ऑफ नेचर को एस्केप करने की कोशिश की गई इंडिविजुअल के द्वारा, तो इसने तो इंटरनल लेवल पर स्टेट ऑफ नेचर को समाप्त कर दिया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरा स्टेट ऑफ नेचर क्रिएट हो गया स्टेट्स के बीच में, आपस में। अब स्टेट्स के बीच में ये प्राकृतिक अवस्था की स्थिति आ गई। अब ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं कौन देश किस पर हमला कर देगा अपने इंटरेस्ट के लिए। वायलेंस, इनके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, कोई सोवेरेनिटी नहीं है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आता है। तो यही चीज लिखा हुआ है कि ये जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके द्वारा एक और प्राकृतिक अवस्था क्रिएट हो गई, जो कि अबरी राज्यों के आपस में थी, अब की राज्यों में थी, ठीक है, राज्यों के बीच में। एंड एवरी स्टेट इज एट वार अगेंस्ट एवरी स्टेट, और इससे इंटरनेशनल स्टेट ऑफ नेचर क्रिएट हो गया एंड एनार्की की सिचुएशन आ गई, दैट देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी टू गवर्न। और इसी एनार्की के तहत युद्ध होता है। तो ये एनार्की का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो ये थॉमस हॉब्स ने समझाया था। उसके बाद हम ईएच कार, जो कि नियो क्लासिकल रियलिज्म के एक तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एक्सपोनेंट हैं। साथ ही साथ अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के डिसिप्लिन को देखें तो रियलिज्म का इनको मॉडर्न फादर भी कहा जाता है। यह एक बुक लिखते हैं 20 ईयर क्राइसिस 1939 में। देखिए, इस बुक के माध्यम से जो ईएच कार है वह लिबरलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें यूटोपियंस कहते हैं, उन्हें आदर्शवादी कहते हैं। लिबरलिस्ट ने कोशिश किया और वह चाहते थे कि हम एक ऐसे समाज की स्थापना करें, एक ऐसे इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना करें जहां युद्ध ना हो, क्योंकि वह युद्ध से डर चुके थे। युद्ध के संकट को वह दोबारा नहीं देखना चाहते थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वुड्रो विल्सन और जितने भी थिंकर्स थे, उन्होंने सोचा कि हम अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर देंगे, अगर लोगों में मोरालिटी अगर इनकलकेट कर देंगे, एडुकेशन अगर प्रोवाइड कराएंगे, इंटरनेशनल लॉज बना देंगे, तो हम पीस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं थी, ये बस उनका ऑब्सेशन का एक परिणाम था। वह इतने बेचारे जुनून में आ गए थे कि किसी तरह से वो युद्ध को रोकना चाहते थे। इसीलिए ईएचकार कहते हैं कि उनका जो अप्रोच है वह टेलियोलॉजिकल अप्रोच था। टेलियोलॉजिकल अप्रोच जो कि इंड गोल पे फोकस करता है। उनका इंड गोल क्या था? पीस को एस्टैब्लिश करना। लेकिन टेलियोलॉजिकल अप्रोच इंड गोल पे तो फोकस करता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उस पे फोकस नहीं करता। एक तरह से यूटोपियन आइडिया है। एग्जाम्पल के तौर पर एंड गोल मेरा है कि हम BMW खरीदना चाहेंगे, पर सिचुएशन, हम प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं देखना, हम नहीं देख रहे थे कि हमारे पास एक साइकिल खरीदने की भी पैसे नहीं है और हम चले BMW खरीदने। तो यही सिचुएशन है। दिख रहा है कि युद्ध हो रहा है चारों तरफ, वार इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। इस बेसिक फैक्ट को एनालाइज किए बिना, युद्ध क्यों होता है इसको जाने बिना, वह बस लगे हुए हैं कि किस तरह से हम पीस को एस्टैब्लिश करते हैं। इसके पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं है, ऐसा मानना है ईएचकार का। ईएचकार क्वेश्चन करते हैं लिबरलिस्ट को कि आप सब ने तो कोशिश किया कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश करके, हम इमोरलिटी को समाप्त करके, वायलेंस को समाप्त करके, पावर पॉलिटिक्स को समाप्त करके हम पीस एस्टैब्लिश कर देंगे इंटरनेशनल सोसाइटी में और फ्यूचर में कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन वह कहते हैं कि साहब, हमें युद्ध की स्थिति दिखाई दे रही है। जापान एग्रेसिव हो रहा है, ये मैं वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहा हूं, उसके बाद की, ठीक है। जर्मनी अग्रेसिव हो रहा है, इटली अग्रेसिव हो रहा है। जब जर्मनी हमला करता है राइनलैंड पर, जो आपने कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया लीग ऑफ नेशंस के द्वारा, जिसके बारे में मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेस में बताया है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये क्यों हो रहा है फिर? ये सब फेल क्यों हो गए?
जापान मंचूरिया पर जाकर हमला कर दिया चाइना में। कहाँ आप पीस एस्टेब्लिश कर पाए साहब? आप तो बोल रहे थे कि इंटरनेशनल सोसाइटी जो है दैट विल बी फ्री फ्रॉम द वायलेंस, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसीलिए वह कहते हैं कि बस भाई उनका ये एक कपोल कल्पना है, फैंटेसी है। वह इतने ओप्रेस्ड हो गए हैं युद्ध से कि वह किसी भी तरह से युद्ध को समाप्त करना चाहते थे, इसीलिए ये बड़ी बड़ी बातें कर दिए। इन्होंने एनालाइज नहीं किया कि क्यों हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब ईएचकार ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर युद्ध होता क्यों है, और उसमें वह सेकेंड वर्ल्ड वार के ब्रेकआउट के कॉजेस को जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉज ये लगता है कि जो वर्ल्ड वार वन हुआ था उसके कारण मिसबैलेंस क्रिएट हुआ। इसका मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रिसोर्सेस का, जिसका जो ड्यू था वह उसको नहीं प्राप्त हुआ। अब जर्मनी ने उतनी गलती नहीं की थी जितना इसको गलती ठहराया गया, मिसबैलेंस किया आपने। इटली जो जो क्षेत्र चाहता था, जहां जहां कॉलोनीज एस्टेब्लिश करना चाहता था, आपने नहीं दिया। जापान के साथ ने भी आपने इसी तरह का व्यवहार किया। तो यही सब कारण है, मिसबैलेंसेस क्रिएट हुए वर्ल्ड वार वन से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रिसोर्सेस का, इसीलिए युद्ध हो रहा है। और आप जो कह रहे हैं कि युद्ध इंडिविजुअल के मिस्टेक्स से होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिविजुअल के मिस्टेक से युद्ध नहीं होता है, ऐसा ईएचकार का मानना है। लिबरलिस्ट जो कहते हैं कि इंडिविजुअल के मिस्टेक से युद्ध होता है, ऐसा नहीं मानते ईएचकार। उनका मानना है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर में प्रॉब्लम है उससे युद्ध होता है। अगर दोनों कंट्रीज के एक इंटरेस्ट हो जाएंगे, सेम इंटरेस्ट हो जाएंगे, तो दोनों में युद्ध होगा। अगर वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा हो गया कि नहीं, हमारा भी यही इंटरेस्ट है, उसका भी यही इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर वर्ल्ड ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम था सेकेंड वर्ल्ड वार के, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद? अब दोनों का इंटरेस्ट सेम था, सभी कंट्रीज का, बहुत सारे कंट्रीज का। सब इंपीरियलिज्म के पॉलिसी को अपना रहे थे, सब कॉलोनीज एस्टैब्लिश करना चाहते थे। सब चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा अफ्रीका में टेरिटरी को कॉलोनाइज करें, एशिया में ज्यादा से ज्यादा टेरिटरीज को कॉलोनाइज करें। और यही जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जहां दोनों के इंटरेस्ट सेम हो जा रहे हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट और वार का सिचुएशन है। ये कार ये भी कहते हैं कि जो लिबरलिस्ट हैं, जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं नेचुरल हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, लिबरलिस्ट एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नेचुरल हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स। पहले इंडिविजुअल के लेवल पे हम समझते हैं। अगर हम बोलें कि समाज में नेचुरल हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट है, इसका ये मतलब है कि अगर कोई अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करता है, तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ वह सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी पूरा कर देता है। इसका मतलब कि सोसाइटी का इंटरेस्ट और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सेम है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, तो वह अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने में सोसाइटी के हित को भी पूरा कर देगा। डॉक्टर बनेगा तो जी कल्याण करेगा ना समाज का, है कि नहीं? तो यही चीज है नेचुरल हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट, कि सभी स्टेट का जो इंटरेस्ट है वह सेम है, दैट इज द डेवलपमेंट, दैट इज द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन। लेकिन ईएचकार इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं, कहते हैं कि ना, स्टेट्स के बीच में, नेशंस के बीच में नेचुरल हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा मानना है ईएचकार का। ईएचकार कहते हैं कि ये थ्योरी को वही लोग प्रोपोगेट करते हैं जो कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि ये थ्योरी को वही लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं जो कि पावरफुल कंट्रीज हैं, और ये पावरफुल कंट्रीज चाहते हैं कि ये जो पावर इक्वेशन है ये कभी चेंज ही ना हो, हम ही हमेशा शक्तिशाली रहे। और इसीलिए ये सिर्फ एक छलावा क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में कि भाई सभी कंट्रीज का तो एक ही इंटरेस्ट है, क्यों लड़ाई झगड़ा करना, चलो ना हम शांति से रहते हैं। क्योंकि शांति से रहने में इनका अपना हित है। इसको एक तरह से समझाने का कोशिश करते हैं ईएचकार। इस चीज को समझिएगा,
जिस तरह से रूलिंग क्लास किसी भी सोसाइटी में डोमेस्टिक पीस का बात करता है, रूलिंग क्लास जो होता है वह डोमेस्टिक पीस का बात करता है कि एक कंट्री का रूलिंग क्लास हमेशा बोलता है कि समाज में शांति का माहौल होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह खुद के सिक्योरिटी के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर सिविल वार हो गया, अगर दंगे हो गए, तो भाई उन्हीं को सब जाके पीटेगा सबसे पहले। तो अपना सिक्योरिटी के लिए वह क्लास वार को खारिज कर देता है, जिससे शायद उसको परेशानी हो सकती थी। उसी तरह इंटरनेशनल पीस एक छलावा है, और ये छलावा क्रिएट किया जा रहा है पावरफुल कंट्रीज के द्वारा, जो कि अपने पावर को रिटेन करना चाहते हैं, जो कि अपने इकोनॉमिक पावर और पॉलिटिकल पावर को रिटेन करना चाहते हैं। वही सिर्फ ये यूनिवर्सल हार्मोनी और नेचुरल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, नेचुरल हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इट इज द स्लोगन ऑफ दोज प्लेयर्स who are powerful enough to impose their will on subordinate societies. Only they are claiming the theory of natural harmony of interest. ऐसा कहते हैं ईएचकार। और अंतिम में यह कहते हैं कि पावर इज द रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। कॉन्फ्लिक्ट, तनाव को कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इसे मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन यह मिनिमाइज तभी होगा जब आप बैलेंस ऑफ पावर, एक रफ बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करेंगे। आप एक तरह से रफली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब रिसोर्सेस को, जो इंटरनेशनल रिसोर्सेस है, जिस कंट्री का जो ड्यू है, जो हक है, अगर आप उसे देंगे, रफली अगर देते हैं, तो फिर युद्ध की स्थिति को रोका जा सकता है। येजकार ये भी कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि पीस की सिचुएशन को इंटरनेशनल सिस्टम में स्टैब्लिश किया जाए। मैं भी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, युद्ध ही सच्चाई है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस सच्चाई है इंटरनेशनल सिस्टम का। तो इस तरह से ईएचकार बताते हैं। और ये जो ईएचकार की जो थ्योरी है, यह बेस बनती है बाद में हैंस जे मॉर्गन थॉ के बारे में, के जो आपके 6 प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और हम आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और